सी ये मेरा सेकेंड लेक्चर सीरीज़ है ट्रांसमिशन लाइन का। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है जब हम किसी भी सिग्नल को या ट्रांसमिशन हम लोग जो लाइन जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे होता है उसमें क्या होता है। एक्चुअली जब फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और हम उस पॉइंट पे उसको ऑपरेट करते हैं तो हम उसका जो वेवलेंथ होगा ऑब्वियस ही बात है वो कम होगा, एंड दैट वेवलेंथ इज़ कंपेरेबल टू द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द apparatus. मीन्स एट हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, रेडियो ट्रांसमिशन लाइन वेवलेंथ क्या होगा, इसका शॉर्ट होगा, वेवलेंथ शॉर्ट होगा। और जो हमारे एपरेटस हैं, एपरेटस, एंड इट इज़ कंपेरेबल टू द dimensions of my apparatus used for transmission line. Okay, so इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इजीली एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज हमारे जो सर्किट एलिमेंट्स हो जाएंगे वो लम्प्ड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे सर्किट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, लम्प्ड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ओके, हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं अपने V और I के टर्म्स में, मीन्स वोल्टेज एंड I करंट के टर्म्स में। ठीक है, सो अगर मैं ये कहूँ कि R जो है, R हमारा क्या है, लूप रेजिस्टेंस है। हर चीज़ को हम यहाँ लेंथ के रेस्पेक्ट में लेंगे तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। उसी तरह अगर L कहें, लूप इंडक्टेंस पर यूनिट, लूप इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, सिमिलरली G हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैंने जब डिस्ट्रीब्यूटेड बताए थे पैरामीटर्स तब हमने बताया था कि शंट कैपेसिटेंस और ये सारी चीज़ों का क्या काम है। सो इट विल बी माई शंट कंडक्टेंस between the wires per unit length, per unit length. Similarly, C will be my what? C will be my shunt capacitance. So as a impedance and admittance, okay, impedance and admittance, we will write it. This is what my admittance, and Z will be my impedance. ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, we will write it as a combination form of R and L. R and L किसके लिए हो जाएगा, हमारे impedance के लिए, and G and C will be for my admittance. तो हम एडमिटेंस को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एट G plus J omega C and in for the distance unit, right? Distant unit. Similarly, I can write impedance as a combination of R plus L like this one, dx. Okay, so I will draw a circuit diagram that how can I calculate this voltage and current relationship. Okay, how can I calculate this voltage and current relationship in the transmission line. Okay, transmission line, and from the receiving end and from the sending end. This is my receiving end and this is my sending end. Okay, so I have told कि जो जनरेटर है, सोर्स एंड है और लोडिंग एंड है या रिसीविंग एंड है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन का हम कॉमन वे से ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक दिस वे. सी, ठीक है,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरेटर लगाएंगे और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेंडिंग एंड भी कह सकते हैं, ठीक है, सेंडिंग एंड। तो यहाँ पर हम अगर इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन का x = 0 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर हम देखना चाहें मेरा I, तो ये I + DI होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी पॉइंट पर अपने E को मेजर करूँगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E + DE हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर मैं सब कुछ चीज़ें मेजर करना चाहूँ तो ये मेरा E होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो I हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो वो मैं dx लूँगी। इस एंड पर ये x होगा, इस एंड पर ये x होगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है या जो हम एज्यूम करें, इट इज़ नॉट रेजिस्टेंस, इट इज़ द इम्पिडेंस। और ये इम्पिडेंस रिसीविंग एंड का इम्पिडेंस बोलो या तुम लोड एंड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लोड एंड और रिसीविंग एंड, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल डायग्राम है तुम्हारा, किसका डायग्राम है, ये एक ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम है, ठीक है। एक टिपिकल ट्रांसमिशन लाइन का हमने डायग्राम ड्रॉ किया। क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो कल मैंने बोला था कि R जो है पर यूनिट लेंथ की लूप रेजिस्टेंस है, L क्या है तुम्हारा लूप इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ की है, G शंट कंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस शंट कैपेसिटेंस है, Z तुम्हारा इम्पिडेंस है, Y तुम्हारा एडमिटेंस है, ठीक है। जब Z मैं बोल रही हूँ, ये क्या, इम्पिडेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे L + R होना चाहिए dx के साथ। और जब मैं एडमिटेंस y बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या, एडमिटेंस, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगी, G + C होना चाहिए, किसके साथ, dx के साथ, ठीक है। सो क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आती हैं, इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, Z = R + jωL और Y = G + jωC। अच्छा, ये क्यों है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर मेजर्ड इन द AC कॉम्पोनेंट, राइट। AC कॉम्पोनेंट में फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट आती है और ये इमेजिनरी प्लेन पे होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लाइक दिस वे, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ और इसका मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ। इतना समझ में आया। अब देखो, अब मैं बोलूँगी जब ये पूरा सर्किट डायग्राम बना है मेरा, so for that there will be fall in voltage, right, there will be fall in voltage, okay, there will be fall in voltage। तो ये fall in voltage को मैं DE से डिनोट करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, R + jωL इंटू क्या होगा, dx इंटू I, ठीक है। इसे तुम पहला इक्वेशन ले लो, ठीक है। अब मैं फॉल इन करंट कैसे करूँगी, करंट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर फॉल इन करंट क्या हो जाएगा, DI = क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन तुम्हारा ये क्या कहते हैं, इम्पिडेंस। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, E अपॉन क्या हो जाएगा, एडमिटेंस का अगर रिवर्स कर दूं तो क्या हो सकता है, इम्पिडेंस हो जाएगा कि नहीं। तो 1 अपॉन एडमिटेंस कर दो, एडमिटेंस मतलब y कर दो, ठीक है। सो दूसरे पेज पे चलते हैं इस इक्वेशन को लिखने के लिए। मैं कह सकती हूँ कि DI = E अपॉन, ध्यान देना कैसे हम डेरिवेशन कर रहे हैं, G + jωC, ठीक है, इंटू dx। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लॉयज दैट DI = G + jωC इंटू E इंटू dx। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लॉयज दैट डी ई, वो था तुम्हारा डी के फॉर्म में था ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर डबल डिफरेंशियल आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू डी आई बाई डी एक्स. ठीक है, डी आई बाई डी एक्स. तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? हम फाइनली इसमें देखो, अब डी आई को पुट करेंगे, डी आई को पुट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू ई. तो हम इसको पता है क्या लिख सकते हैं? गामा स्क्वायर ई, क्योंकि हमें एक वेव इक्वेशन का फॉर्म चाहिए, या तुम बोलो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे कि हम जनरल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, हम लोग निकालते हैं ना डी स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू 0 करके डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जैसे हम निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर. अब मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो, इसी को हम जब यहाँ पे लिखते हैं तो उसके बाद हम इक्वेशन नंबर देंगे क्या, कि डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0. तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो. ठीक है, तो हम इसमें से अब देखो कुछ क्वांटिटीज़ निकालेंगे, और ये क्वांटिटीज़ तुम लोग को याद रखनी पड़ेंगी, जहाँ पर वेयर मैंने गामा को क्या लिया, मैंने यहाँ पे गामा स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन मैंने बोला नहीं गामा को लिया क्या है. गामा को मैंने आर प्लस जे ओमेगा एल और जी प्लस जे ओमेगा सी, ये दोनों लिया है. हमेशा याद रखना, आर को एल के साथ पेयर बनाना, जी को सी के साथ पेयर बनाना. तो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट. प्रोपागेशन कांस्टेंट. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे कुछ भी आ सकता है, या डिफाइन करने के लिए आ गया, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा? 3 का इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा. जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर गामा एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स. ये ले लो इक्वेशन नंबर 4. ये क्या है? जनरल फॉर्म है. अच्छा, अब ये क्या है तुम्हारा? ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है ना, कॉन्स्टेंट्स है. इन कॉन्स्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन से हेल्प से हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं. ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट मैं कहूँगी कि इक्वेशन 1 से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑल्सो गेट क्या निकल सकता है? आई निकल सकता है. इक्वेशन 1 से आई निकल सकता है. आई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा एल इंटू क्या? इंटू डी बाई डी एक्स. ठीक है, ये हम इक्वेशन 4 से भी निकाल सकते हैं. तो फाइनली हम देखो 4, अब ये तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया. अब जनरल सॉल्यूशन को हम इसमें डाल देंगे, जनरल सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से, जिससे कि हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल सकें. क्या निकाल सकें? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस. ठीक है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने के लिए ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे? अभी इसको लिख सकते हैं गामा अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल. कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ए इंटू ई टू द पावर गामा एक्स माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स. ठीक है, इक्वेशन 4. Now what I will write? Now I will write is equal to g plus j omega c upon r plus j omega l under root of
ए ई टू द पावर गामा एक्स माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको हम z0 ले लेते हैं, 1/z0 ले लेते हैं एक क्वांटिटी, तो a e टू द पावर गामा x माइनस b e टू द पावर माइनस गामा x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलो। तो देखो ये इक्वेशन क्या बना, यहाँ पर तुम्हारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है, i है, राइट हैंड साइड में तुम्हारा e है, डिवाइडेड बाई z0 है। तो z0 को हम कह सकते हैं कि इम्पिडेंस का फॉर्म, हम इसको एक इम्पिडेंस का फॉर्म कह सकते हैं। सो व्हाट आई इंटरप्रेट फ्रॉम दिस इज दैट वेयर z0 इज इक्वल टू r प्लस जे ओमेगा एल अपॉन g प्लस जे ओमेगा सी, इट इज अंडर रूट एंड इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारा गामा इम्पॉर्टेंट था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम ये बताएंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंडिंग एंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंडिंग एंड। सो राइट द टॉपिक नेम, voltage and current relations with distance from sending end। ठीक है, from sending end। now see, हम बाउंड्री कंडीशन को पहले चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट ना। हम लोग सेंडिंग एंड से ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग इधर से नहीं ले रहे हैं, हम लोग सेंडिंग एंड से डिस्टेंस ले रहे हैं और फिर देखना चाह रहे हैं क्या रिलेशनशिप है। सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, हम पहले बाउंड्री कंडीशंस लिखेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, आई तुम्हारा आई एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ई तुम्हारा ई एस के बराबर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज ई एस के बराबर हो जाएगा, और ई एस को हम लिख सकते हैं जेड एस इंटू आई एस। ये तुम्हारे 3 बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब इक्वेशन 4 और 5 में अगर मैं इन सब चीज़ों को इम्प्लाई करूँ, अप्लाइंग टू इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ई एस तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस बी और आई एस तुम्हारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ आएगा ए प्लस बी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ आएगा ए प्लस बी। सो फाइनली ए का मान क्या निकला, ए का मान क्या निकला, सो दैट ए इज इक्वल टू 1/2 ई एस प्लस जेड नॉट आई एस, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आई एस डिवाइडेड बाई 2 लिख लो या 1/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड एस प्लस जेड नॉट। बस इसमें एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करते जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली बी के लिए निकालो, बी के लिए क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 1/2 ई एस माइनस जेड नॉट आई एस, ई एस जेड नॉट माइनस आई एस। सो फाइनली बी का मान क्या निकल जाएगा, 1/2 आई एस जेड एस माइनस जेड नॉट। ये तुम्हारा ए निकला और ये तुम्हारा बी निकला, ठीक है, ये तुम्हारा ए निकला। तो हम इस ए और बी का इस्तेमाल करके अपने वोल्टेज और करंट का फुल मान निकाल सकते हैं, अपने वोल्टेज और इसका फुल मान निकाल सकते हैं। सो हम इसको किसी भी पॉइंट, ऑन एनी पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है, इसका और उधर के ई और आई का, इन सब का इस्तेमाल करके हम किसी भी पॉइंट पर अपने ट्रांसमिशन लाइन में अपनी वैल्यूज़, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये देखो अब कैसे लिखूँगी, सो आई कैन राइट, सो वी कैन राइट क्या लिख सकती हूँ मैं, ई का टोटल एक्सप्रेशन लिखना चाहती हूँ, किसका टोटल एक्सप्रेशन, ई का। सो आई कैन राइट ई इज इक्वल टू 1/2 आई एस, अब तुम अपना सोर्स इम्पिडेंस ले लो और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ले लो, जेड एस प्लस जेड नॉट, ठीक है।
साथ में यहाँ पर प्रोपागेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा गामा एक्स के साथ, प्लस 1/2 IS, फिर सोर्स इम्पिडेंस माइनस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस टर्म के साथ प्रोपागेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जिससे कि हम एक साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक का एक्सप्रेशन मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, IS इंटू ZS e टू द पावर गामा एक्स प्लस e टू द पावर माइनस गामा एक्स अपॉन 2 प्लस IS इंटू Z0 e टू द पावर गामा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम कॉश के टर्म में और इसको हम साइन एच हाइपरबोलिक के टर्म में लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट ES, देखो ये I इंटू जेड है तो ES हो जाएगा ES कॉस एच ऑफ गामा एक्स प्लस IS Z0 साइन हाइपरबोलिक ऑफ गामा एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 6 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। सिमिलरली E का निकला है तो हम I का भी निकाल सकते हैं, I का भी निकाल सकते हैं, मेथड वही इस्तेमाल करेंगे। सो यू कैन फाइंड आउट I by your own self and I will write the last expression that I will be IS cos of H gamma x plus E of S upon Z0 sin of hyperbolic gamma x, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 7 लेना। सेम प्रोसीजर अपनाना है हमें इस दोनों को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर हम गामा को हमें कैसे भी करके इमेजिनरी प्लेन में लाना ही पड़ेगा, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इमेजिनरी प्लेन, इसलिए मैं क्या करूँगी कि लेट अस राइट गामा क्या है हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट, गामा क्या है हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रोपागेशन कांस्टेंट को हम लिखना चाहते हैं कैसे, हम लोग इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं। तो इसको सोचो हम अल्फ़ा प्लस जे बीटा लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस, देखो इन दोनों में भी ये हो जाएगा तुम्हारा एटोन्यूएशन पार्ट और ये हो जाएगा तुम्हारा फेजल पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा फेजल पार्ट। तो अब जब इस फॉर्म को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में डालें, इस फॉर्म को अगर हम अपने इक्वेशन नंबर 4 में डालें, अप्लाइंग टू इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, अगर अप्लाइंग टू इक्वेशन नंबर 4 में डालें तो E क्या हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा A इंटू जस्ट गामा जहाँ पर है अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिख दो और कुछ नहीं है, अल्फ़ा प्लस जे बीटा एक्स प्लस B इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस जे बीटा एक्स, ठीक है, हो गया। हमने इसको अब क्या करना है, हम इसमें लिखेंगे कि कौन सा जनरेटर की तरफ जा रहा है और कौन सा लोड की तरफ आ रहा है। तो देखो इस इक्वेशन को हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं, कैसे अलग अलग करेंगे देखो, और E इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स इंटू B e टू द पावर बीटा एक्स लिख सकते हैं, प्लस अब इधर वाला टर्म लिखो B के साथ वाला टर्म e टू द पावर माइनस गामा एक्स, सॉरी इट इज़ अल्फ़ा, e टू द पावर माइनस जे बीटा एक्स, ठीक है। अब इन दोनों की अपनी अलग अलग कहानी है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है ट्रैवलिंग कहाँ से, लोड टू जनरेटर के तरफ, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें, ये वेव जो है ट्रैवलिंग कर रही है कहाँ से, फ्रॉम लोड टूवर्ड्स जनरेटर, ठीक है, जनरेटर एंड कौन से, ट्रांसमिशन लाइन पर एंड ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, अब ये देखो इंसिडेंट वेव की तरह काम करेगा, मतलब ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द लोड एंड, ठीक है, ऑफ द लाइन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे,
रिसीविंग एंड की तरफ भी जाना कह सकते हैं ना, रिसीविंग एंड की तरफ जाना भी कह सकते हैं। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा, इंसिडेंट वेव हो जाएगा, इंसिडेंट वेव हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है तुम्हें समझना कि ई के एक्सप्रेशन में हम इन दोनों भागों को क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सो टर्न ओवर द नेक्स्ट। अब देखो, अगर हम इस सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना चाहें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा, ये कौन सा सेट रहेगा, इट विल बी माई कैरेक्टरिस्टिक, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जनरेटर भी आएगा। ठीक है, बीच में तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन चलेगा, और दूसरे एंड पर जहाँ पर तुम्हारा लोड रहेगा तो ये लोड इम्पिडेंस के साथ आएगा, तो ये कवर अप हो गया। तो इस बीच वाले लाइन को हम क्या लेंगे, बीच वाले लाइन को हम आई ले लेते हैं। यहाँ पर सोचो करंट जा रही है, ये तुम्हारा ZR हो गया, ये तुम्हारा टोटल ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ये तुम्हारा जनरेटर हो गया। ओके, और ये तुम्हारा लोड हो गया। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ओवरऑल व्यू, जो जितना कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस निकाले, लोड इम्पिडेंस निकाले, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये जो मैं इक्वेशन सारे डिराइव कर रही थी, मेरा एजम्पशन क्या था, सेंडिंग एंड का एजम्पशन था, सेंडिंग एंड का एजम्पशन था। लेकिन अब जो दूसरा केस हम स्टडी करेंगे, केस टू विल बी माई ऑन व्हाट, ये हमारा रिसीविंग एंड का, मतलब इतने देर से हम लोग इस तरफ से देख रहे थे, अब हम लोग कहाँ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे। ठीक है, मतलब अब हम लोग रिसीविंग एंड से देखेंगे। ठीक है, तो पहले के टाइम में मैंने x = 0 यहाँ पे किया था, इस टाइम मैं x = 0 यहाँ पर करूँगी। ठीक है, जब मैं रिसीविंग एंड को कंसिडर करूँगी। सो व्हाट विल बी माई टॉपिक, माई हेडिंग विल बी वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन व्हाट विल बी माई टॉपिक, वो डायग्राम समझ में आ गया। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, अपना एक बार डायग्राम इस पेज में बना दूँ। जनरेटर, यहाँ पे लोड, इसके लिए ZR, IR और ER, इसके लिए Z0, IS और ES। ठीक है, यहाँ पे x = 0 एंट्री ले रहा है R। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर। सो फाइन, सी अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। क्या किया कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस विथ डिस्टेंस फ्रॉम लोड एंड और रिसीविंग एंड। ठीक है, चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इन द बाउंड्री कंडीशन वी विल हैव, क्या हो जाएगा, एट x = 0, अपने रिसीविंग एंड पर लगाएंगे हम, तो I क्या हो जाएगा, IR के बराबर हो जाएगा, और E क्या हो जाएगा, ER के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पर सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, उस वक्त ES कर रहे थे, इस वक्त R करेंगे। ठीक है, तो ER क्या हो जाएगा हमारा, ER हो जाएगा A + B, और सिमिलरली Z0 × IR = A - B। ठीक है, सो यहाँ से हमारी A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 E/R + Z0 IR। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, IR/2 ZR + Z0, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें दोनों को मिक्सचर करेंगे जब A और B को, तब काम में आएंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो E के लिए क्या निकालेंगे, एंड फॉर E = IR/2, ठीक है, ZR - Z0। ठीक है, दस A + B, अब देखो A + B को हम क्या लिख सकते हैं, IR/ZR = ER, और A - B = क्या है हमारा, IR/Z0, ये अभी हमने लिखा।
तो फाइनली द एक्सप्रेशंस किसके लिए, ई एंड आई के लिए, फाइनली द एक्सप्रेशंस फॉर ई एंड आई, व्हाट वी गेट, वी विल गेट, बस इसको पुट करो और कुछ नहीं, ये भी हाइपरबोलिक फॉर्म में ही आएगा, जैसे सेंडिंग एंड के लिए हाइपरबोलिक फॉर्म में आ रहा था, इस एंड के लिए भी हाइपरबोलिक फॉर्म में आएगा, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई ऑफ आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स एटेन्यूएशन के साथ आई आर जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। ठीक है, तो इस R को हटा दो और यहाँ पर अपना कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और ER ला दो, तो क्या हो जाएगा, ER cos H गामा एक्स प्लस ER Z नॉट साइन हाइपरबोलिक ऑफ गामा एक्स। ठीक है, सो अब देखो इस को हम क्या करेंगे, ओरिजिन पहले हम लोग क्या ले रहे थे, सोर्स जनरेटर एंड ले रहे थे, अभी हम लोग ओरिजिन क्या लेंगे, हमारा रिसीविंग एंड को लेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अब मैं देखो क्या करूँगी, अब मैं ये गामा को अल्फा प्लस जे बीटा में कन्वर्ट करूँगी, फिर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में कन्वर्ट करूँगी, तो फाइनली जो हमारा ई का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ए ई अल्फा एक्स इंटू ई टू द पावर जे बीटा एक्स प्लस ई बी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू माइनस जे बीटा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने की एक बात है, यहाँ पर हमारे पास नोट करने के 2-3 कंक्लूजन्स हैं, लेट्स सी व्हाट दे आर। नोट, पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर हम x को मेजर कर रहे हैं लोड n से, ठीक है, अगर हम x को मेजर कर रहे हैं लोड m में, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा किसका, रिफ्लेक्टेड वेव का, ठीक है, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा रिफ्लेक्टेड वेव का डिक्रीज़ करेगा एयर में डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे। सो वी कैन राइट इट एज when x is measured from load end, ठीक है, लोड एंड से मेजर करेंगे तो किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ माय व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ माय रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, वुड डिक्रीज कैसे, किसके साथ डिक्रीज करेगा, विथ एयर, इंक्रीज इन व्हाट, एक्स, इंक्रीज इन माय एक्स। ठीक है, सो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, v इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। सिमिलरली अल्फा क्या, अल्फा ई टू द ए इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट वेव। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव। तो हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, अपना एक नया क्वांटिटी जिसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव, जो कोफिशिएंट हम क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में भी निकालते, सेम दैट इज़ ऑल्सो सेम हेयर ऑल्सो, कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट सेम ही रहेगा, दैट इज़ उसका डेफिनेशन थोड़ा ना चेंज होगा, तो इट इज़ रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव। तो हम रो को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी रिफ्लेक्टेड क्या था, ये था अल्फ़ा के साथ, और ये तुम्हारा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स था। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बी अपॉन ए लिख सकती हूँ, ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो जब हम ये बी और ए को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, जेड आर माइनस जेड नॉट अपॉन जेड आर प्लस जेड नॉट
ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स, ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ओवरऑल इक्वेशन किसका है, ये हमारा ओवरऑल इक्वेशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का है। याद रखना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमेशा पूछता है, हमेशा पूछता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मार्क्स यू हैव टू पुट यूटिलाइज। ठीक है, अब कल हम लोग इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के ऊपर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के ऊपर वर्कआउट